लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में मैं रितेश बुर्ग। आज हमारे साथ में है कृष्ण खोपड़े जी, जो है आमदार। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पूरा एक माहौल चल रहा है कि एक कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर को लेकर भी हिंदू मुस्लिम का एक भेदभाव चल रहा है, इनकी स्पीकर नहीं बजना चाहिए। दूसरी तरफ में एक हनुमान चालीसा को लेकर एक बड़ा प्रकरण चल रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम कृष्ण खोपड़े जी से पूछेंगे, ये क्या प्रकरण है। इसके पहले ऐसा कभी वातावरण देखा नहीं गया पूरे देश में, यहाँ तक कि पूरे जब आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में तभी भी ऐसा कोई वातावरण नहीं। ये अचानक ये वातावरण कहाँ से फैला? स्पीकर नहीं लगना चाहिए, बजना नहीं चाहिए, और ये घर के सामने, किसी के घर के सामने में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर उनको आज राणे को जेल भेजा गया। ये क्या है पूरा प्रकरण? इस लाउड स्पीकर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश का अपन पालन करेंगे तो रात को 10 बजे से लेकर तो सवेरे 6 बजे तक लाउड स्पीकर बज नहीं सकता, ये कायदा बोलता है। और इसीलिए ये अनेक सालों से अपन देख रहे कि अपनी नवरात्र होंगी, गणेश जी का कार्यक्रम होंगे, जो भी धार्मिक कार्यक्रम हिंदू समाज के होते हैं वो 10 बजे के बाद किसी के भी लाउड स्पीकर बजते नहीं। लेकिन लगातार ये मांग उठ रही थी। मनसे के नेता राज ठाकरे जी ने भी ये मुद्दा उठाया। इसको अनेक जगह देश के अनेक भागों में इसको लागू भी किया है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर दुर्भाग्यवश शिवसेना जो भगवा झंडा हाथ में लेकर चलती थी, और अभी उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों का साथ लिया, यानी हरे झंडे के साथ मिलकर, ये शिवसेना के नेता को भी मालूम है कि ये विषय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने भी उठाया था, और उसके बाद लगातार शिवसेना ने भी ये विषय उठाया। लेकिन अभी उनकी लाचारी बोलो या मजबूरी बोलो, इस विषय के ऊपर वो बोल नहीं रहे। और इसीलिए सभी का कहना है क्या ये जो लाउड स्पीकर, ये जो विषय है, इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसका निश्चित रूप से पालन होना चाहिए। यानी आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश का पालन महाराष्ट्र सरकार नहीं कर रही? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन महाराष्ट्र सरकार नहीं कर रही है। आज भी गृह मंत्री ने प्रेस को जब संबोधित किया, आज जब इस संदर्भ में मुख्यमंत्री महोदय ने जब बैठक बुलाया था और उस बैठक में खुद ही मुख्यमंत्री गैर हाजिर थे, और इसीलिए सारे विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया। जिस विषय के ऊपर मुख्यमंत्री बैठक बुलाते और मुख्यमंत्री अगर गैर हाजिर रहते तो विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया। और उसके बाद पत्र परिषद में राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल जी ने खुद बोला कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, रात को 10 बजे से लेकर तो 6 बजे तक ये लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, क्योंकि अपन अनेक धार्मिक, हिंदू समाज के धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर टोटली अपन उसका पालन करते हैं। फिर ये लाउड स्पीकर क्यों बजता है, ये उनके भी ध्यान में आया, और निश्चित रूप से इसके ऊपर सरकार ने पहल करना चाहिए। एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर के सामने में हनुमान चालीसा पढ़ने का ये मुद्दा गरमाया, उसमें अभी राणे को जेल भी हुई, पति पत्नी को, यानी आमदार खासदार दोनों को। ये क्या लगता है, किसी के घर के सामने में जाके हनुमान चालीसा पढ़ना ये ठीक है? नहीं, अभी राज्य की जनता को ऐसा लग रहा है क्या शिवसेना ने राम जी का भी मुद्दा छोड़ दिया, हनुमान जी का भी मुद्दा छोड़ दिया, और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता को अभी ऐसा लगने लगा है कि हनुमान चालीसा, कल अगर मेरे घर के सामने भी शिवसैनिक आएंगे, वो बोलेंगे हम हनुमान चालीसा करते तो मैं उनका यहाँ स्वागत करूँगा, यहाँ उनकी जो भी प्रोसीजर है मैं कंप्लीट करूंगा, उनके सभी नाश्ते खाने की, लड्डू की, मैं सब पूरी व्यवस्था करूंगा। अगर एक खासदार और एक आमदार ये बोलता है कि मैं मातोश्री पर जाके हनुमान चालीसा पढ़ता, तो उसमें गैर का है। मुख्यमंत्री ने तो बड़ा दिल करके बोलना चाहिए था कि भाई आओ हनुमान चालीसा आओ पढ़ो, हम तुम्हारा स्वागत करते, ये बोलना चाहिए था। इस चीज़ के लिए उन्होंने हजारों शिव सैनिकों को वहाँ पर बुलाना और वहाँ पर पूरी तरीके से एक वातावरण खराब करने का काम सही मायने में ये तुम्हारे उद्धव ठाकरे जी ने किया है। और आज नवनीत राणा ये खासदार है, एक आमदार है,
और ये दोनों ने मिलकर वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने का निर्णय जो लिया था, ये दृष्टिकोण से योग्य था, उन्होंने स्वागत करना था। मुझे तो आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि उनके ऊपर देशद्रोह का गुना कैसा दाखिल हो सकता है, यही आश्चर्य बात है। जबकि तुमने देखा होगा कि कन्हैया कुमार जिन्होंने भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करके खुले रूप से नारे लगाया था, उसका इन्होंने स्वागत किया, उसका इन्होंने समर्थन किया था। अभी कन्हैया कुमार नागपुर आए तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उसके स्वागत के लिए थे। यानी देशद्रोही की भाषा करने वालों के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल नहीं होता, और जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल होता। ये तो उल्टी गंगा कैसी उद्धव ठाकरे की चल रही, ये राम जी जाने। सरकार में उद्धव ठाकरे ने, इसमें तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी तीनों मिलके हो सकता है उनके ऊपर देशद्रोही का गुना दाखिल किए होंगे। नहीं, कैसा है, उद्धव ठाकरे जी की मजबूरी है। उद्धव ठाकरे इस राज्य के इतने सालों पे अपन ने सभी लोगों ने मुख्यमंत्री देखा, उद्धव ठाकरे जी एक लाचार बने हुए मुख्यमंत्री है। उनके भी मन में लगता होगा कि अपन जो कर रहे गलत कर रहे, लेकिन उनके साथ जो दोनों पार्टियां है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, ये इतने दिग्गज है, इनको कोई हिंदू समाज से लेना दे, इनको कोई हिंदू संस्कृति से लेना दे, अपनी कुर्सी कैसी बचे, और उसी के लिए वो प्रयास हरदम करते रहते हैं। और इसीलिए ये जो मुद्दा है, ये जो हनुमान चालीसे का मुद्दा, इसके पीछे निश्चित रूप से उनका सहभाग है। वो ठाकरे जी को दबा के रखने का काम कर रहे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ठाकरे जी के राज में दो पंडितों की हत्या भी, इतने बड़े महाराष्ट्र के अंदर इतने बड़े प्रकरण रोज के रोज घट रहे। कल किरीट सोमैया के ऊपर हमला हुआ, उसके पहले और एक हमला हुआ, ये कंटिन्यू ये हमले होते रहे, और उसके पीछे निश्चित रूप से इन्हीं का दिमाग चल रहा है। लेकिन ठाकरे जी, मुझे लगता है कि ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जिसको बोला जाता है, उसी के कारण ठाकरे की मजबूरी होंगी। और मुझे लगता है कि ठाकरे जी ने अभी मौन छोड़ना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के राज्य ने इतने बड़े राज्य का तुम नेतृत्व कर रहे हो, और इसीलिए लगातार जो अपन 2-2.5 साल से अपन देख रहे हैं, ये सरकार सभी बातों के अंदर फेल हुई है। विकास कामों में भी फेल है, कोरोना के महामारी में भी ये सरकार फेल रही है, और इतने प्रकरण बड़े विषय इस राज्य के अंदर, इनके राज्य के अंदर घड़े, यानी सभी क्षेत्रों के अंदर कब तक तुम मोनी बाबा बन के रहोगे? कुछ तो भी आगे तुम करोगे कि नहीं? मुझे जब तक के बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थे, यानी दोनों मिलके थे, तब तो ऐसे प्रकरण सामने नहीं आया। लाउड स्पीकर का मुद्दा नहीं आया, कभी ये हनुमान चालीसा रोड पे पढ़ने की, किसी के घर के सामने पढ़ने की बात नहीं। ये अचानक शिवसेना आपसे हट गई है, और आज सरकार में आपकी, महाराष्ट्र सरकार में आपकी सरकार नहीं है, और ये प्रकरण सामने है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये हो सकता है इन दोनों को, रानी परिवार को किसी ने भड़काया और ये उनके घर के सामने में आंदोलन करने बोला गया। नहीं, भड़काने का विषय नहीं है। उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया है। हिंदुत्व का मुद्दा है अब शिवसेना ने छोड़ दिया। हाँ, हिंदुत्व का मुद्दा शिवसेना ने छोड़ दिया है, भगवा झंडा शिवसेना ने छोड़ दिया है, और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ये सब पिक्चर देख रही है। और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता को लगता है कि उद्धव ठाकरे जी की आंखें खुले, और इसीलिए कुछ लोगों ने उनके निवास के सामने हनुमान चालीसा हो, कल हम भी उनके निवास के सामने जाएंगे, हमारे ऊपर भी देशद्रोह, भारतीय जनता पार्टी भी महाराष्ट्र की उनके मातोश्री पर जाएंगी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, हमारे ऊपर भी उन्होंने देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यानी देशद्रोह की भाषा किस टाइप की रहती? देशद्रोह यानी कुछ अपन क्या पाकिस्तान में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे क्या? और इसीलिए ये सब चीज़ें अपन जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ये राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों ने पूरी तरीके से घेर रखा है, और इसलिए शिवसेना की बोलती बंद है। सर, या दूसरी बात एक है कि महाराष्ट्र में एक बिजली बिल का बड़ा मुद्दा आ रहा है कि लगातार बिजली बिल बढ़ते जा रही है, और अभी तक लोगों को डिपॉजिट पैसे जमा करने की बात है। आप आमदार हो तो आप क्या कहोगे, ये जो बिजली बिल के डिपॉजिट करो, पहले भी लोग मीटर लेते तो डिपॉजिट करते, और लगातार बिजली बिल बढ़ रही है। जो महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री थे डॉक्टर नितिन राउत, अपने नागपुर के, ये उन्होंने कहा था कि बिजली का बिल कम होगा, लेकिन अभी तो डिपॉजिट की बात आ गई है, बिल बढ़ रहे हैं। ऐसा है, बिजली अपने विदर्भ में पैदा होती है, मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री भी अपने नागपुर के हैं, फिर भी ये बिजली का संकट क्यों आ रहा?
क्योंकि नितिन राउत जी को शायद ऊर्जा मंत्रालय समझा ही नहीं है। वो लगातार 2.5 साल से ऊर्जा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जो पावर जनरेशन है, जो सरकार को बीज निर्मित करनी चाहिए, वो पूरे काम ठप्प पड़े हुए है। जो अपने पावर स्टेशन है वो बंद पड़े हुए है। अब इसके माध्यम से ये प्राइवेट बिजली लेना, यानी प्राइवेट तुम अपने ही सोर्स को अगर संभाल के अगर तुमने काम किया तो महाराष्ट्र में बिजली का संकट आ नहीं सकता। लेकिन अभी तुम सब ये कोयला नहीं मिल रहा, कोयला बड़े पैमाने पर आ रहा है, केंद्र सरकार ने इनको कोयला बड़े पैमाने पर दिया हुआ है, फिर भी ये लोग अगर इन्होंने अपने ऊर्जा विभाग के डिपार्टमेंट के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया तो ये बिजली का संकट ये टल सकता है। मेरी तो उनको सलाह है, क्योंकि पिछले 2014 से लेकर तो 2019 तक का महाराष्ट्र में चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जा मंत्री थे। उनके राज में एक भी दिन महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारी बिजली कटौती हुई नहीं, लोड शेडिंग तुम्हारा हुआ नहीं, काश्तकारों को भरपूर बिजली मिली। आज तो ये हालत है कि काश्तकारों की बिजली काटे जा रही है, वहाँ बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग हुआ है। और इसीलिए नितिन राउत जी ने बड़ा बनकर अगर बावनकुळे साहब की अगर सलाह लिया तो निश्चित रूप से ये प्रश्न भी हल हो सकता है। और इसीलिए हमारी लगातार उनसे मांग रहती है कि तुम जो बोलते हो उस पर तो कायम रहा करो। तुमने कोरोना काल के बिल माफ करने की घोषणा खुद नितिन राउत जी ने किया था। उसके बाद बोला उन्होंने कहा मैं दिल्ली के धरती पर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बोला 300 यूनिट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बोला उन्होंने 100 यूनिट कर रहा हूँ। वो अपने खुद के वक्तव्य के ऊपर ठाम रहते नहीं है। शायद कांग्रेस वालों की पकड़ इस महाराष्ट्र सरकार के अंदर नहीं है। ये सब महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई जेल में है, कोई जेल में जाने की तैयारी में, कोई बेल में है। यही धंधा महाराष्ट्र सरकार के अंदर चालू है। मैंने अभी बजट सेशन के में ये मुद्दा मैंने उठाया था और राउत जी को बोला था कि जो आपने कोरोना काल के अंदर जो शब्द महाराष्ट्र की जनता को जो दिया हुआ है, कम से कम जितनी बिजली तुमको माफ़ करना है उतनी तो बिजली तुम माफ़ करके लोगों को जो बोला है वो तो करो। लेकिन उसके ऊपर भी वो ध्यान नहीं दे रहे और इसलिए मुझे लगता है कि राउत साहब को ये ऊर्जा मंत्रालय समझा नहीं है और टोटली ये फेलेवर ऊर्जा मंत्री है, ऐसा मुझे लगता है। यानी उन्हें सलाह लेना चाहिए बावनकुळे साहब की। ऐसा लगता है एक बार उनसे मिलकर जो इतने साल बिजली जो लोगों किसान हो गए आम जनता तक बराबर पहुंची है, ना लोड शेडिंग है कुछ नहीं, लेकिन एक बार बावनकुळे साहब से उन्हें सलाह लेना चाहिए। अरे बिल्कुल लेना चाहिए। बस सलाह लेने के लिए जाता क्या है वो। आज बावनकुळे साहब महाराष्ट्र के भाजपा के महामंत्री है, आज वो एक आमदार है। 5 साल उन्होंने ऊर्जा मंत्री का पद बड़े अच्छे तरीके से संभाला। पूरे 5 साल के अंदर कभी केंद्र से को उन्होंने तकरार नहीं किया। राउत साहब तो सो के उठते तो भी उनको केंद्र सरकार ही दिखती है, ऊर्जा विभाग की भी अड़चन आई तो उनको केंद्र सरकार ही दिख रही है। और इसीलिए अगर बड़ा बनकर अगर उन्होंने सलाह लिया तो ये महाराष्ट्र का उसके अंदर भला हो सकता है, क्योंकि आज लोड शेडिंग के माध्यम से सभी लोग डरे हुए हैं। तुम ऊपर से एक तो कोरोना काल के अंदर अनेक प्रकार के लोग अड़चन है, फिर तुम डिपॉजिट के लिए तुम 2 बिल साथ में भेज रहे, तो ये अन्यायकारक भूमिका तुम ले रहे हो। और इसीलिए ये बिजली का संकट अगर तुमको हल करना है, ये तुमने डिपॉजिट का जो विषय लोगों के पास नया लाकर डिपॉजिट करो, इस प्रकार के डिपॉजिट तो कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि हमने लोगों को बोला ये बिल्कुल पैसे भरने के नहीं है। आपने हमारा 1-2 दिन के अंदर मुख्य अभियंता को भी हम डेपुटेशन देने वाले हैं। और इसलिए मेरी राउत जी से सलाह है, महाराष्ट्र को ऊर्जा विभाग को अच्छे दिन लाना है। ऊर्जा विभाग ये लोड शेडिंग मुक्त अगर तुम मन से चाहते हो तो बावनकुळे साहब से आपने सलाह लेना चाहिए, उनसे चर्चा करके ये मार्ग को सुलझाना चाहिए। आखिरी सवाल है कि जो केंद्र और महाराष्ट्र सरकार, केंद्र स्टेट सरकार के जो बीच का चलता है, स्टेट के लोग बोलते हैं कि भाई हमको केंद्र सरकार हमको कोयला नहीं पुरा रही है, हमको मदद नहीं दे रही है। ये जो आपसी जो तालमेल जो मिल नहीं रहा है, फिर उसी को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी जो केंद्र सरकार द्वारा ही ये सब हनुमान चालीसा स्पीकर के मुद्दे को लेकर माहौल खराब किया जा रहा है महाराष्ट्र में, ऐसा महाराष्ट्र की सरकार का कहना है। नहीं, महाराष्ट्र सरकार जिस दिन से स्थापित हुई है ये विश्वासघाती सरकार है। विश्वासघाती करके शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी के अंदर गई है। अगर तुमने स्वर्गीय बाला साहेब हिंदू सम्राट के अगर तुमने रिकॉर्डिंग सुना होगा, तुमने उनके अगर भाषण सुना होगा,
तो उन्होंने हर समय सोनिया गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, शरद पवार जी को हर समय उन्होंने टारगेट करके कहा कि मैं पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन इनके साथ कभी नहीं जाऊंगा। वो उद्धव ठाकरे जी ने विश्वासघात किया और जब से सरकार बनी उस दिन से ही उनका टारगेट केंद्र सरकार है। सोते जागते उठते खड़े रहते केंद्र सरकार ही उनको नींद में दिखती है और इसलिए लगातार ये केंद्र सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं। उनका जो ऑल इंडिया का जो प्रवक्ता है संजय राउत, तो वो उठ के केंद्र सरकार को ही दोष देता है। पहले अपने गिरबान में उन्होंने झांक के देखना चाहिए कि अपनी कहाँ चुका है, अपने को क्यों केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र सरकार को मदद किया, महाराष्ट्र सरकार को निधि उपलब्ध करके केंद्र सरकार ने दिया, फिर भी केंद्र सरकार के विरोध में बात करना। और ऊर्जा विभाग के मंत्री तो डायरेक्ट केंद्र सरकार को वारंवार टारगेट पर लेने का काम करते, जबकि कोयला बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार ने दिया हुआ। और इसलिए मेरी उनसे विनती है कि ये मानसिकता को कहीं तो भी राज्य की जनता के हित में अपन ने बदलना चाहिए। आपके साथ में भी शिवसेना रही सत्ता में, तो उस समय आप लोगों का तालमेल कैसा रहा? नहीं, तालमेल क्या, महाराष्ट्र के अंदर जो 5 साल के अंदर विकास हुआ वो 50 साल के अंदर कहीं विकास नहीं हुआ। पूरे देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की महाराष्ट्र के अंदर सरकार थी। आज पूरे महाराष्ट्र का विकास के माध्यम से चित्र बदला हुआ है। अपन नागपुर शहर की बात करें तो आज नागपुर शहर में बड़े पैमाने पर 5 साल में प्रोजेक्ट है, पूरा शहर का चित्र बदला है, डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर हुआ है। आज ये आघाड़ी की सरकार 2.5 साल से इस राज्य के अंदर आई है। तुम एक काम भी बता दो, एक काम भी इनके हाथ का बता दो कि इन्होंने एक काम भी किया। नागपुर जिले के पालक मंत्री नितिन राउत जी, वो तो भी बताए कि हमने एक आधा प्रोजेक्ट इन 2.5 साल के अंदर लाया क्या, एक आधा काम तो भी हमने 2.5 साल के अंदर नागपुर में लाया क्या, एक आधा तो बताइए। और इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी शिवसेना की सरकार जो देवेंद्र जी के नेतृत्व में चली, वो निश्चित रूप से लोग आज भी उनको याद करते हैं कि जो डेवलपमेंट इस शहर का हुआ, इस राज्य का हुआ, आज चित्र राज्य का बदला। आज तुम्हारे देखो ना, नागपुर शहर के कोई भी कोने के अंदर जाओ, बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट किया। और इसलिए लोग अभी चाहते हैं कि भाई ये सरकार कहीं ना कहीं अभी ध्वस्त हो, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगे। ये भी हमारी मांगनी है कि अभी बहुत कंटाळ आ गए इन सरकार से, क्योंकि मंत्रालय में कोई आमदार जाता नहीं, कोई काम किसी के होते नहीं, कोई मंत्री वहाँ पर किसी का मिलता नहीं, मुख्यमंत्री का तो मिलने का सवाल ही नहीं आता, वो तो घर के बाहर ही नहीं निकलते। और इसलिए अभी जनता भी परेशान है, सब आमदार भी परेशान है। और इसलिए महाराष्ट्र के अंदर अभी राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है। आमदार कृष्ण खोपड़े जी ने कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पे ऊर्जा मंत्री है, वो भी उनने भी सलाह लेना चाहिए बावनकुळे जी से, क्योंकि आए दिन बिल बढ़ते जा रहा है और लोगों के डिपॉजिट है, वो मुद्दे को भी लेके। कैमरामैन दिनेश के साथ रितेश बोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए। तथागत ट्रैवल्स एंड ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ISO सर्टिफाइड कंपनी और मध्य भारत की लोकप्रिय, अनुभवी और विश्वसनीय यात्रा कंपनी प्रस्तुत करती है किफायती दर पर शानदार यात्राएं। दर्शनीय स्थल राजस्थान, केरला, कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिमला, बुद्धपथ, नेपाल, दार्जिलिंग, गंगटोक, लेह लद्दाख, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका और यूरोप। तो आइए अपनी यात्रा को बनाए और भी खास तथागत ट्रैवल्स के साथ। पैकेजेस में शामिल प्रवास, निवास, AC, होटल्स, टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वेज नॉन वेज पैक्स, ड्रिंकिंग वाटर और बहुत कुछ। सभी क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वीकृत। हमारा पता राहुल कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ST बस स्टैंड के पास, गणेशपेट, नागपुर। किसी भी तरह के पर्यटन संबंधी समस्याओं के लिए कृपया तथागत ट्रैवल्स से संपर्क करें। राजा मिश्रा 9373286715।